वेलकम टू लर्नो साइंस। तो बच्चों आज हम लोग बात करेंगे जो पेपर हमारा जो परसों जो पेपर साइंस का है आपका 10th क्लास का, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन सा है उसकी बात करेंगे ताकि आपको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर सके। तो सबसे पहले बात करेंगे फिजिक्स का, जो आपका चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। इसके अंदर बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन सा है। तो पहला देखते हैं ओम्स लॉ, है ना। तो ओम्स लॉ क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि ओम्स लॉ कहता है कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, यानी कि ये जो वोल्टेज है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, करंट के। यानी कि जब आप प्रोपोर्शनल को हटाओगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है जिसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, अब देखिए इस पर आपको जब पेपर में आएगा ओम्स लॉ, तो आपको लॉ लिखने के बाद आपको क्या करना है, एक ग्राफ बना देना है जिसमें यहाँ पर वोल्टेज होगा, यहाँ पर करंट होगा। ठीक है, और आपको एक ग्राफ बना जरूर देना है पेपर में जब आए क्वेश्चन। तो अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है कि वोल्टेज क्या होता है, जब आपको करंट दे रखा हो रेजिस्टेंस दे रखा हो दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। जब आपसे करंट पूछा जाए तो वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस निकाल देना। इस हिसाब से आप न्यूमेरिकल को भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टॉपिक नंबर सेकंड आपको जो पेपर में आने का चांस है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अभी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है आपको ध्यान में रखना है। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है Q इक्वल्स टू एन ई, कि कितना ज्यादा उसके ऊपर में चार्ज आया है। एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और ई मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर में कितना चार्ज होता है, यानी कि 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम आपको याद रखना है। अब अगर आपको एक कूलम दे दे कितना इसके इलेक्ट्रॉन के ऊपर में चार्ज है और आपको इस चार्ज की वैल्यू दे रखा हो तो आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हो इजीली। ठीक है, तो अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। जो हमारा टॉपिक नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस, जो पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको याद रखना है कि फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है। तो देखिए कि रेजिस्टेंस किस किस पर डिपेंड करता है, कहना इसका मतलब इसका ये होता है। तो रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द वायर। जितनी लंबी वायर होगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, जितनी छोटी वायर उतनी कम रेजिस्टेंस, यानी कि लेंथ प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। अब देखिए अगला पॉइंट, रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि जितनी मोटी वायर होगी उतना कम रेजिस्टेंस होगा, जितनी पतली वायर होगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। आपको ध्यान रखना है इस बात को। पॉइंट नंबर 3 की बात करें तो रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर पे भी, यानी कि रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा टेम्परेचर के ऊपर भी, कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी या टेम्परेचर घटाओगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाएगी, इस पर डिपेंड करता है। तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट की बात करें तो नेचर ऑफ द मटेरियल, कि किस मटेरियल से ये बनके बना होता है रेजिस्टेंस, इस पे भी डिपेंड करता है। आपको पेपर में ये पॉइंट जरूर लिखने हैं कि रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करता है, ये चारों पॉइंट आपको लिख के आना है। अब एक चीज और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि रेजिस्टेंस की जब इन दोनों चीज को आप कंबाइन कर दें तो आपको देखिए क्या बनेगा, आपको ये इसको आप लिख सकते हो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L था, और दोनों जब कंबाइन होगा तो नीचे क्या आ जाएगा, A आ जाएगा, और इसको जब आप हटाएंगे तो क्या मिलेगा, R इक्वल्स टू रो L बाई A, और ये रो हमारा क्या होता है, रेसिस्टिविटी होता है, आपको याद रखना है। और इसके ऊपर में न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, आपको वो भी ध्यान में रखना है कि यदि हम वायर की लेंथ को डबल कर दें या हाफ कर दें लेंथ को तो क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, तो उसको भी आपको याद रखना है। तो देखिए किस पे इस पर न्यूमेरिकल कैसे आते हैं जरा उसको भी देख लेते हैं फटाफट। अगर मान लीजिए आपके पास दे दे कि वायर है, ठीक है, और इसको बोले कि किसकी लेंथ को हमने क्या करा, खींच के डबल कर दिया, ठीक है, खींच के डबल कर दिया, तो इसके ऊपर में रेजिस्टेंस का क्या इफेक्ट पड़ेगा आपको याद रखना है। पहले L था, इसका 2L हो गया, तो इसका रेजिस्टेंस जो है, इसका रेजिस्टेंस R है तो इसका रेजिस्टेंस 4R हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर हमने क्या करा, इसको स्ट्रेच करके आधा कर दिया, मान लो पहले ये था, ठीक है, अब हमने क्या करा, इसको स्ट्रेच करके आधा कर दिया, ठीक है, आधा करने से क्या होगा, पहले रेजिस्टेंस इसका R था तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, पहले वाले रेजिस्टेंस का 1/4 हो जाएगा, आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस टाइप के न्यूमेरिकल अगर आपको ऑब्जेक्टिव में दिखे तो आपको ऐसे टिक कर लेना है। ठीक है, कर रहे हैं। अगला टॉपिक पावर है। पावर क्या होता है, तो देखिए पावर आपको ध्यान रखना है इसका फॉर्मूला कि P इक्वल्स टू वोल्टेज इंटू करंट, यानी किसी सर्किट के अंदर वोल्टेज और करंट को जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको पावर मिल जाएगा। इस पावर को आप फॉर्मूले, इस वोल्टेज को आप ओम्स लॉ से बदल के और भी फॉर्मूले बना सकते हो, जैसे P इक्वल्स टू I²R मिल जाएगा, ठीक है, P इक्वल्स टू V²/R मिल जाएगा। तो इस फॉर्मूले सबको भी याद रख सकते हो, या मेन फॉर्मूला आपको ये याद रखना है P इक्वल्स टू VI। ठीक है, इस पर न्यूमेरिकल आपको दिख जाएंगे तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है हीटिंग इफेक्ट। तो ये हीटिंग इफेक्ट क्या होता है जरा उसको देखते हैं हम।
ठीक है। तो देखिए हीटिंग इफेक्ट की बात करते हैं। हीटिंग इफेक्ट क्या होता है? तो हीटिंग इफेक्ट में आपको कुछ नहीं, ज़्यादा फॉर्मूले याद रखना है, ताकि ये फॉर्मूला आपको पेपर में पूछ जाते हैं कि हीटिंग इफेक्ट के कौन कौन से फॉर्मूले आप लिख के दिखाओ। तो आपको याद रखना है कि H = I² RT फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले को आप जूल्स लॉ भी कहा जाता है। आपको ये भी याद रखना है कि जूल्स लॉ क्या होता है। तो आप क्या बताओगे? हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द करंट, और हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस, हीट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम की। आपको याद रखना है इन तीनों चीज को, ठीक है। और इसी को हम क्या कहते हैं? जूल्स लॉ भी कहते हैं। आपको ये ध्यान रखना है, पेपर में अगर जूल्स लॉ है तो भी आपको ये मेंशन कर देना है, हीटिंग इफेक्ट पूछे तो भी आपको ये मेंशन कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर, जो आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको पूछा जा सकता है कि सीरीज या पैरेलल में रेसिस्टेंस को प्रूव करके दिखाओ। तो कैसे प्रूव करोगे? तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस आपको ध्यान रखना है कि एक सीरीज होता है और एक पैरेलल होता है। तो सीरीज में क्या होता है? एक के बाद दूसरा रेसिस्टेंस जुड़ रहा होता है, ठीक है, ऐसे। और पैरेलल में क्या होता है कि एक रेसिस्टेंस का स्टार्टिंग पॉइंट दूसरे वाले रेसिस्टेंस का स्टार्टिंग पॉइंट से जुड़ता है और एंड पॉइंट जुड़ता रहता है। ये होता है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। आपको इसमें प्रूफ करने में क्या ध्यान रखना है? आपको देखो, तो आपको याद रखना है कि सीरीज में रेसिस्टेंस जो होता है वो सीधा ऐड होता है, R1 + R2 + R3 ऐसे ही ऐड हो जाता है। और पैरेलल में क्या होता है? 1/R = 1/R1 + 1/R2 ऐसे करके आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन आपको याद रखना है, इसके ऊपर में न्यूमेरिकल आते हैं, आपको ध्यान रखना है कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो बात करें इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आपको इसी पे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, ठीक है, तो आप सॉल्व कर सकते हो। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट चैप्टर हमारा है मैग्नेटिक इफेक्ट। तो फिजिक्स का सेकंड चैप्टर जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो है इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आता है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है जरा उसको आप देखते हैं। तो देखिए इसमें आपको सबसे पहले पढ़ना है प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ये आपको रट जाना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी कैसे होती है। अगर आप बात करो एक बार मैग्नेट की, तो बार मैग्नेट में क्या होता है? यहाँ पे नॉर्थ होता है, यहाँ पर साउथ होता है। इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपको ध्यान रखना है कि नॉर्थ से साउथ की तरफ ट्रेवल करता है आउटसाइड द मैग्नेट, ये याद रखना है। इनसाइड द मैग्नेट आपको क्या याद रखना है कि साउथ से नॉर्थ की तरफ चलता है, ये दूसरा प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी आपको क्या रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता, पॉइंट नंबर 3, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या याद रखना है कि हर एक पोल के पास, ये जो पोल है इस पोल के पास आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा नजर आएगा। तो देखिए ये जो पोल है इस पोल पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा होता है एज कंपैरेटिव टू इसके बॉडी के, ठीक है। आपको याद रखना है ये चीज, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है पेपर के लिए। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है राइट हैंड थंब रूल, जो कि आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। राइट हैंड थंब रूल क्या होता है? इसका दूसरा नाम स्क्रू रूल भी बोलते हैं इसको। तो इसमें क्या करते हैं हम अपने राइट हैंड के थंब को इस हिसाब से रखते हैं कि ये जो हमारा थंब होता है ये डायरेक्शन ऑफ करंट होता है, और ये हमारा जो फिंगर रैप हो रहा है, ये फिंगर जो हमारा क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन होती है। एग्जांपल के तौर पर जैसे मार्कर है, मार्कर में मान लीजिए करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, हम क्या करेंगे थंब को ऐसे रखेंगे जो हमारा करंट की डायरेक्शन में है। तो ये जो हमारा रैप हुआ है क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन आपको याद रखना है। और ये हमारा फ्लेमिंग का या कह लो या राइट हैंड रूल है या स्क्रू रूल है, आपको याद रखना है, ठीक है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इसको आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट मान के चलना है क्योंकि ये पेपर में 2 से 3 नंबर में आता है कि व्हाट इज द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इसमें हम क्या करते हैं कि अपने लेफ्ट हैंड को फोर फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर यानी कि एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर रखते हैं। अब तो ये यदि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो थंब, और ये जो है आपका मिडिल फिंगर जो डायरेक्शन ऑफ करंट दे, तो ये आपको डायरेक्शन ऑफ फोर्स दिखाता है कि किधर किधर फोर्स एक्ट करता है। ये आपको याद रखना है पेपर के लिए। और ये इस पर बेस जो है आपको मोटर काम करता है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो मोटर है कि मोटर कैसे काम करता है, मोटर की वर्किंग क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है, आपको सब याद रखना है इसी फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड के रूल के ऊपर, ठीक है। ये पेपर में जरूर आता है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं सोलिनॉइड की। ये सोलिनॉइड क्या होता है तो जरा उसको समझते हैं। तो देखो सोलिनॉइड की बात करते हैं। तो सोलिनॉइड क्या होता है कि कोई हम यहाँ पर कोई हमने पाइप ले लिया, सिलेंड्रिकल पाइप जो क्या है एक इंसुलेटर की तरह होता है। इसके ऊपर आप क्या करो, एक कॉइल रैप कर दो, और इसको जैसे आप इसको इलेक्ट्रिक करंट इसके अंदर आप कनेक्ट करोगे तो इसके अंदर से क्या होगा, करंट पास होता है। करंट पास होने की वजह से ये क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड की तरह बिहेव करता है। कौन सा मैग्नेट, आपको ध्यान रखना है कि एज अ बार मैग्नेट ये काम करेगा। तो ये आपके पेपर में ऐसे का डायग्राम आ जाए, सोलिनॉइड का डायग्राम बना के मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाओ, आपको ये डायग्राम बना के आना है पेपर में, ठीक है। आगे बढ़ते पॉइंट क्या है, फील्ड लाइन इन सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप के अंदर में मान लीजिए आपके पास एक सर्कुलर लूप है, इसके अंदर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, इसके अंदर कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा, आपको ये बना के आना है पेपर में। आपको ध्यान रखना है
ये एक सर्कुलर लूप बन रहा हुआ, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बन रहा होता है, हर एक पोल पे या हर एक किनारे पर इसका मैग्नेटिक फील्ड अलग होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, ऐसे लूप बना के आ जाना है पेपर में, ठीक है। और बीच वाला भी आपको दिखा देना है, इसमें ऊपर की तरफ डायरेक्शन ऊपर की तरफ होता है, इसमें नीचे की तरफ डायरेक्शन आपको ध्यान रखना है, और इसमें इधर की तरफ डायरेक्शन होता है, नॉर्थ से साउथ की तरफ बना देना पेपर में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखते हैं पेपर में, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो हमारा बचा कौन सा, तो आपको ध्यान रखना है मोटर। मोटर कैसे काम करता है और कैसे ये वर्किंग है, इसका आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट अगर आपको पेपर में आता है कि डोमेस्टिक सर्किट बनाओ, डोमेस्टिक सर्किट कैसा होता है तो आपको भी बनाना है। डोमेस्टिक सर्किट जो एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है, आपको डायग्राम ध्यान रखना है कि उसके अंदर में कहाँ पर लाइव वायर है, कौन सा ग्रीन कलर का वायर है, यानी कि कौन सा ग्राउंड वायरिंग है, कौन सा न्यूट्रल वायर है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रिफ्लेक्शन, यानी कि लाइट के अंदर जो पढ़ेंगे हम लोग। लाइट में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं पेपर के लिए, तो वो देखिए। तो लाइट के अंदर सबसे पहले आपको याद रखना है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है आपको याद रखना है, क्या होता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, तीनों एक ही पॉइंट पे लाइन करता है, उसको क्या कहते हैं, फर्स्ट लॉ कहते हैं रिफ्लेक्शन का। सेकंड पॉइंट आपको क्या रखना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, आपको ये भी ध्यान रखना है। साथ साथ आपको क्या याद रखना है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी याद रखना है कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला जो लॉ है लगभग सेम ही होता है, तो आपको वो लिख के आ जाना है। इसका रिफ्रैक्शन का जो सेकंड लॉ होता है आपको वो याद रखना है कि साइन आई अपॉन में साइन आर जो होता है वो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। यानी कि साइन आई अपॉन में साइन आर ये जो होता है ये कांस्टेंट होता है, इसका सेकंड लॉ है, आपको याद रखना है पेपर के लिए। अगला है कि इमेज फॉर्म बाय द कॉनकेव मिरर बिटवीन एफ एंड पोल। जब ऑब्जेक्ट को आप पोल और फोकस के बीच में रखेंगे तो इमेज कहाँ पर बनता है, आपको ये इमेज बनने का कंसेप्ट आपको बना के रखना है, दिमाग में सेट रखना है। और पेपर में अगर एक क्वेश्चन आता है आपको बना के आना है, ये इंपॉर्टेंट होते हैं इमेज फॉर्मेशन के, ठीक है। अगला है मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या होता है, इस पर न्यूमेरिकल आता है, तो मिरर फार्मूला आपको याद रखना है क्या होता है, 1/f = 1/v + 1/u आपको याद रखना है। f क्या होता है, फोकल लेंथ होता है, v क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज होता है, u क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, आपको ध्यान रखना है। और इस फार्मूले का यूज करके आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आपको चीज और ध्यान रखना होगा क्या, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या होता है, आप वो चीज याद रखेंगे कि जब आप मीन पोजीशन से लेफ्ट की तरफ जाओगे तो वो नेगेटिव वैल्यू होती है, यानी कि u हमेशा नेगेटिव लेना है आपको। और जब मीन पोजीशन से राइट की तरफ जाते हैं तो हमेशा वैल्यू पॉजिटिव लेनी है। और मीन पोजीशन से जब अप जाते हैं तो वैल्यू पॉजिटिव, और मीन पोजीशन जब डाउन जाते हैं तो वैल्यू नेगेटिव लेते हैं। मिरर फार्मूले में आपको याद रखना है, लेंस में भी आपको याद रखना है, इस कंसेप्ट को यूज करना है और न्यूमेरिकल सॉल्व करना है इसके ऊपर, ठीक है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, मैग्नीफिकेशन क्या होता है। तो देखिए मैग्नीफिकेशन क्या होता है, आपको ध्यान रखना है कि मैग्नीफिकेशन क्या होता है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय हाइट ऑफ इमेज, दोनों का जो रेशियो आप इक्वल लेके चलते हैं उसको कहते हैं मैग्नीफिकेशन। यानी कि मैग्नीफिकेशन का आपको फॉर्मूला भी याद रखना है क्या, m = -v/u होता है, या hi/ho होता है, यानी कि हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या आपको क्या होता है मैग्नीफिकेशन होता है मिरर के अंदर। इस पर भी न्यूमेरिकल होंगे, आपको सॉल्व करके आने होंगे पेपर में, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, आपको ये याद रखना है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम, यही हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो आपको याद रखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम, दोनों को जब आप लिखोगे ये हमारा होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ वैल्यूज आपको याद रखना है, जैसे कि आइस का याद रखना है, ग्लास का याद रखना है, डायमंड का याद रखना है। इस सब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है पेपर में आपको पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, ठीक है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, रिफ्रैक्शन इन ग्लास लैब। रिफ्रैक्शन इन ग्लास लैब में कैसे रिफ्रैक्शन होता है वो आप समझते हैं। और जैसे मान लीजिए आपने क्या करा है, ग्लास लैब ले लिया, इस ग्लास लैब में क्या होगा कि एक लाइट आएगी ऐसे इंसिडेंट करेगी, ठीक है। ये मान लीजिए नॉर्मल होगा, ठीक है। और आपको पता है कि जब लाइट रेयर से डेंसर में जाता है तो क्या होता है, बेंड हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। तो लाइट क्या करना है आपको, ऐसे बेंड कर देना है, तो बेंड हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको क्या कर देना है, नॉर्मल बना देना है। अब ये डेंसर है, ये रेयर है, तो क्या करेगा, नॉर्मल से दूर भागता है, ऐसे तो दूर भागेगा। तो ये आपका इमेज सॉरी ये जो ग्लास लैब है, आपको ग्लास लैब के अंदर कैसे लाइट पास होगी आपको ध्यान रखना है। इसको अगर आप ऐसे करके खींचेंगे तो इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस होता है उसको कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, आपको याद रखना है पेपर के लिए। और पेपर वगैरह ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ग्लास लैब के अंदर कैसे लाइट पास होती है आपको बना रहे हैं, ठीक है। अगला है
यूज ऑफ लेंस, लेंस का कहाँ यूज किया जाता है, कॉनकेव लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, इसका कहाँ यूज करते हैं, आपको ये टॉपिक भी याद कर लेना है, कहाँ कहाँ लेंस का यूज किया जाता है, मिरर का कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, ठीक है। न्यूमेरिकल ऑन लेंस, यानी कि लेंस के ऊपर न्यूमेरिकल, तो लेंस का फॉर्मूला आपको पहले याद रखना है, क्या करना है आपको कि 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u होता है लेंस के अंदर फॉर्मूला, इस पर आपको न्यूमेरिकल याद रखना है और सॉल्व करना है, ठीक है। ध्यान रखना है साइन कन्वेंशन वैसे ही यूज होना है जैसे आपने मिरर में यूज किया था, ठीक है। अब देखिए पावर ऑफ लेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर न्यूमेरिकल भी आता है कि पावर ऑफ लेंस होता क्या है, क्या हम कैसे कैलकुलेट करेंगे पावर, आपको ये ध्यान रखना है। तो देखिए पावर को हम क्या कहते हैं, p से नोट करते हैं, p इक्वल्स क्या होगा 1/f होता है, ठीक है। और इसका एसआई यूनिट आपको याद रखना है क्या होता है, डायोप्टर होता है इसका एसआई यूनिट पावर का, यानी कि अब डायोप्टर भी याद रखना और इसका मीटर पर मीटर भी होता है, यानी कि मीटर -1 भी इसका एसआई यूनिट होता है, आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। अगला है हमारा ह्यूमन आईज और कलरफुल वर्ल्ड, इसके ऊपर इसमें से आपको कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो थ्योरेटिकल होंगे, न्यूमेरिकल इस पर बेस्ड होता नहीं है, इसमें थ्योरी के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस थ्योरी के बनेंगे जरा वो देखिए। तो सबसे पूछेगा कि वर्किंग ऑफ आईज, आईज कैसे काम करता है वो आपको ध्यान रखना है। आईज के अंदर अगर डायग्राम बना हुआ हो सकता है तो उसके अंदर से पूछेंगे आइरिस का क्या काम है, कॉर्निया का क्या काम है, रेटिना का क्या काम है, ब्लाइंड स्पॉट का क्या काम है। तो इन चारों पॉइंट को आपको अच्छे से याद रखना है कि ये कैसे काम करता है, इसका क्या काम है आईज के अंदर, तो आप इसको याद कर लेंगे। अगला है स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट इन अ प्रिज्म, तो प्रिज्म के अंदर लाइट कैसे रिफ्रैक्ट होती है ये आपको देखना है और आपको कैसे पेपर में बनाना है। जो आपके एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम दे रखा है प्रिज्म के अंदर लाइट का डेविएशन होना, स्पेक्ट्रम हो जाना, वो आपको ध्यान रखना है और पेपर में बना के आ जाना है प्रिज्म के अंदर एनसीईआरटी ने जो डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, वो आपको ध्यान रख लेना है। अगला है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब TIR ये एक फिनोमेना है जिसमें लाइट क्या होता है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है कि लाइट पहले गया फिर रिफ्रैक्शन हुआ, कुछ लाइट वहां से आर पार निकल जाता है, कुछ रिफ्लेक्ट होकर आ जाता है, तो ये जो फिनोमेना होता है ये होता है TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसका यूज करके हम रेनबो फॉर्मेशन में इसका हम एक्सप्लेनेशन करते हैं। रेनबो फॉर्मेशन क्या होता है पेपर में आता है, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के ऊपर बेस होता है, ठीक है। अब देखिए कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन मैंने एक वर्ड बोला, ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है, तो जब लाइट किसी अदर मीडियम से हमारे एटमॉस्फेरिक सरफेस के ऊपर में टकराता है तो इस सरफेस के ऊपर बेंड हो जाता है और हमें वहाँ पर रिफ्रैक्शन नजर आ रहा होता है कि हमारे अपरेंट पोजीशन एक्चुअल पोजीशन में अंतर दिख रहा होता है, यही हमारा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है। इस पर क्वेश्चन आपको आता है कि एडवांस सनराइजेज, डिले सनसेट, इसके पीछे क्या कंसेप्ट है, सनराइज होने से पहले आपको सन दिखने लगता है, सनसेट होने के बाद भी सन दिखता रहता है, इसके ऊपर में क्वेश्चन आते हैं, आपको इसको याद कर लेना है बहुत अच्छे से। रेनबो फॉर्मेशन कैसे होता है आपको वो भी ध्यान में रख लेना है। डिस्पर्जन ऑफ लाइट या स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट क्या होता है, आपको जो विक्योर आपको दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर, वो भी विक्योर के आपको पूरे के फुल फॉर्म याद रखना है, यानी कि उसके सबके फुल फॉर्म याद रखना है कि वी क्या होता है, आई क्या होता है, ओ क्या होता है, वाई क्या होता है, आर क्या होता है, और सबसे ज़्यादा उस प्रिज्म के अंदर से कौन सी लाइट डेविएट होती है, तो आपको याद रखना है कि उस प्रिज्म के अंदर सबसे ज़्यादा लाइट डेविएट होती है, सबसे जो नीचे होता है इनकी वी वायलेट, सबसे कम कौन सी होती है तो रेड, आपको ये भी ध्यान रखना है। और पेपर के लिए फिजिक्स के ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसके ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर आपको ध्यान रखना है और पेपर के लिए तैयार कर लेना है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि केमिस्ट्री के अंदर कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ताकि फटाफट आप एक दिन के अंदर उसको फटाफट रिवाइज करें और पेपर अच्छे से स्कोर करने की कोशिश करें, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।